रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ हमारे रेड माइक के फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। मार्च 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। अभी आजकल चर्चा तो गाजा और इजराइल के बीच युद्ध की है, लेकिन वहां भी यूक्रेन में भी लगातार रूसी और यूक्रेनी सेना युद्ध कर रही है। यूक्रेन के 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और रूसी सैनिकों की भी कैजुअलिटी 60,000 के करीब है। अब ये युद्ध कहां तक पहुंचा है? क्या रूस जीत जाएगा? यूक्रेन अभी किस स्थिति में है? आज हम द रेड माइक दुनिया में इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यूक्रेन में क्या चल रहा है? चर्चा तो गाजा फिलिस्तीन की ज्यादा हो रही है, इजराइल की युद्ध की हम लोगों ने भी 2-3 वीडियो किए हैं इसके ऊपर, लेकिन यूक्रेन में भी क्या हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। तो अभी स्थिति क्या है यूक्रेन और रशियन युद्ध की? देखिए, ये तकरीबन जो एंड समर के आसपास एक काउंटर ऑफेंसिव जो है वो यूक्रेन ने नाटो के सपोर्ट से शुरू की थी। ये काउंटर ऑफेंसिव जो है वो नाटो के प्लानिंग के तहत, इसकी प्लानिंग ऑलमोस्ट एक साल से चल रही थी। और आपको नाटो बता दें दर्शकों को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक समूह है कुछ देशों का जो कि साथ में ट्रेड भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और एक दूसरे को सैन्य सहायता पे देते हैं, जिसका अगुवा अमेरिका है, ब्रिटेन भी है इसमें, फ्रांस भी है और इसका सदस्य यूक्रेन भी है। यूक्रेन नहीं है, लेकिन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेटो ये जो कहा जाए जो विश्व की कथित शक्तियां हैं जो रूस के खिलाफ समझ लें, अमेरिका खासकर उसका अगुवा है, वो यूक्रेन को जो सैन्य उपकरण और टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है। तो नेटो ने क्या कुछ टैंक दिए यूक्रेन को, किस तरीके से मदद की ताकि ये गर्मियों में जो समर ऑफेंसिव है, मतलब जो गर्मियों के दौरान लड़ाई में थोड़ा यूक्रेन ने ऑफेंसिव या थोड़े उत्तेजना भरे तरीके से अग्रेसिव होकर के लड़ाई शुरू की है, तो उसमें क्या नेटो इनको हथियार सप्लाई कर रहा है? कैसे मदद कर रहा है? हर तरीके से ट्रेनिंग, तकरीबन 60,000 के ऊपर जो यूक्रेनियन सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट नाटो कंट्रीज में, यानी अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, तमाम नाटो जो ममालिक हैं उसमें उनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जो इनके पास बेस्ट ऑफेंसिव वेपन्स हो सकते थे, जिसमें कि अमेरिका का ब्रैम्स टैंक है, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक है या जर्मनी का लेपर्ड टैंक है, ये सारी इनको प्रोवाइड की गई। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो होती है उसमें जो दुनिया की बेस्ट हो सकती है, मारिप और अमेरिका की ब्रैडले और बुशमास्टर ऑस्ट्रेलिया से, ये तमाम जो बेस्ट इक्विपमेंट्स हो सकती है उससे इनको लैश किया गया, उससे वो मुहैया कराई गई यूक्रेनियन आर्मी को। और ये उनका जो प्लान था, वो प्लान ये था कि अगर आप ये समंदर को देखें यहाँ पे, तो आइडिया उनका ये था कि ऑफेंसिव कई जगहों से, यानी ये ईस्ट में शुरू करेंगे, एक यहाँ पे साउथ ईस्ट के तरफ और एक साउथ के तरफ यूक्रेनियन ऑफेंसिव होगी। आइडिया ये था कि जो क्राइमिया से इनका लैंड ब्रिज बन रहा है, यानी आप ये देखें ये रसिया है और ये रोड के थ्रू जो क्राइमिया का उनका लैंड ब्रिज है, एक तो क्राइमिया पे उन्होंने समंदर पे ब्रिज बना रखा है, लेकिन जो ब्रिज होती है समंदर पे, उससे आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट और आर्म्स ले जा सकते हैं। तो इसके थ्रू वो चाहते थे। तो आइडिया ये था कि यूक्रेन इन 3 जगहों से अटैक करेगा और ये जो लैंड ब्रिज है इसको कट कर देगा। यानी ये जगह देख रहे हैं, यहां से इनका आइडिया थे कि ये एंटर करेंगे जापोरोजिया से और यहां से चलते चलते ये बैडेंस तक आ जाएंगे और ऊपर यहां डोनेट्स्क से नीचे घुस के मारियोपोल तक आके ये रशियन आर्मी को 2 हिस्सों में बांट देंगे। ये उनका प्लान था। जो अब ऑफेंसिव के 5वां महीना आ गया है और जिस एरिया पे यूक्रेन कब्जा करना चाहता था, जितने इलाकों पे, उसका तकरीबन 1.2% हिस्सा ही यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में कब्जा कर पाया है। और ये 1.2% जो एरिया है उसको कब्जा करने में यूक्रेन के तकरीबन 45,000 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। मैं ये कैजुअलिटी नहीं कर रहा, कैजुअलिटी नंबर इससे ज्यादा है क्योंकि कैजुअलिटी में किल्ड इन एक्शन और वुंडेड इन एक्शन दोनों काउंट होते हैं। ये सिर्फ किल्ड इन एक्शन तकरीबन 45,000 से ऊपर सैनिक मारे जा चुके हैं। ये वो बेस्ट ट्रेन्ड सैनिक थे जिनको कि नाटो ने अपने मॉडल पे ट्रेन किया था। जहां तक इक्विपमेंट का सवाल है,
है ये जो सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट थे वो तकरीबन 70% से ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और अब नाटो को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको रिप्लेनिश जो है वो किस वेपन से करें। तो वो जो पुराने, जैसे कल एक खबर आई है कि एक नया मैकेनाइज्ड ब्रिगेड बनाने की कोशिश यूक्रेन आर्मी कर रही है, जिसमें जो टैंक सप्लाई होगा वो लेपर्ड की जो सबसे पुराने टैंक 1.5 जो मॉडल था, जो आप समझ लें कि 1965 से 70 के दरमियान का मॉडल है, वो इतना पुराना हो चुका है, उसको सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि जो नए टैंक्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं मोस्टली, और अब इनके पास जो नाटो की कंट्रीज हैं उनके पास भी नहीं बचे कि वो अपने यानी उसको स्टोरेज से निकाल के वो उसको सप्लाई कर सके, उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके पास भी नहीं होने चाहिए जी। तो अभी स्थिति क्या है, कितने लगभग हिस्से पर यूक्रेन की रूस कब्जा कर चुका है? आप इस मैप को देखिए, यहाँ से आइडिया रशिया का ये है कि 4 जो मेजर एरिया यानी ये लुहांस्क, डोनेट्स्क और इसके अलावा ज़पोरिज़िया और नीचे निकोलाएव ओडेसा का जो एरिया है ये चाहता है, क्योंकि ये रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं और रशिया की नज़र में ये एरिया है जिस पे वो कब्जा करना चाहता है। जिस एरिया पे वो कब्जा करना चाहता है तकरीबन उसने 35% से 40% उसने कब्जा कर लिया है ऑलरेडी। अब ये जो डिफेंसिव लाइन है, देखें यहाँ से ये डिफेंसिव लाइन चल रही है और ये इधर से होकर अभी डिफेंसिव लाइन, ये लास्ट डिफेंसिव लाइन यूक्रेन की मौजूद है। उसके बाद चूंकि आप एरिया तो बहुत बड़ा देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई बड़े शहर नहीं है। डिफेंसिव लाइन जो है वो शहरों को मिला के बनाए जाते हैं। 2 शहर के दरमियान आप फोर्टिफाइड पोजीशंस, पिल बॉक्सेस, फायरिंग पोजीशंस, ये सारे और खंदक जो है उसको खोदते हैं और उससे वो बनाते हैं। ये अगर डिफेंस लाइन कोलैप्स हो गई, ये लास्ट डिफेंस लाइन है यूक्रेन, इससे पहले 2 डिफेंस लाइन यूक्रेन की कोलैप्स हो चुकी है, ये तीसरी डिफेंस लाइन है, इसके बाद अभी कोई डिफेंस लाइन बचती नहीं है। तो ये आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं, स्टेप का एरिया है, अंग्रेजी में स्टेप कहते हैं, घास का इलाका है। यानी अगर ये कोलैप्स हो गया उसके बाद कोई फिजिकल फीचर ऐसा नहीं बचेगा जिससे आप रशियन आर्मी को रोक पाएंगे। तो अभी 5 दिन पहले जेलेंस्की ने, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उसने ये ऑर्डर दिया है अपने आर्मी को कि एक नया डिफेंसिव लाइन, आप देखें ये जो एरिया यहाँ देख रहे हैं आप, यहां से यानी जो ये बुरलुक के पास से इन्होंने कहा है कि एक डिफेंसिव लाइन आप बनाइए ऑल द वे टू मकोलाइव। ये तकरीबन 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो और इसको बनाने में, बोलना आसान है, इसको बनाने में 2 मुश्किल आएगी। पहली ये कि कम से कम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 10 से 12-14 बिलियन डॉलर्स के आसपास पे खर्चा आएगा, जो यूक्रेन के पास नहीं है। और दूसरा ये कि अभी वहां पे सर्दी आ चुकी है और जमीन जो है वो जम गई है। वहां की सर्दी बिल्कुल अलग होती है, वहां जमीन जब जम जाती है तो उसे खोदना यानी खंदक बनाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने ऑलरेडी इसमें लेट कर दिया है और रशिया प्लान कर रहा है कि एंड विंटर अर्ली स्प्रिंग में वो अपना अटैक जो ऑफेंसिव जो है शुरू करे। उससे पहले आपको ये बन जानी चाहिए, जो मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक। अभी जेलेंस्की अमेरिका भी गए थे, अमेरिका में जाकर के वो बाइडेन से मिले हैं, उनको आर्थिक मदद चाहिए। क्या उस फ्रंट पे कामयाब हो चुके कि अमेरिका एक तरफ इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, फंड्स, हथियार, अपने सोल्जर्स ही भेजे हुए उन्होंने वहां पर, दूसरी तरफ वो यूक्रेन को, भले ही सीधे वॉर में ना हो, लेकिन एक तरफ यूक्रेन को और एक तरफ वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका कितनी मदद कर पाएगा यूक्रेन, क्योंकि अभी यूक्रेन में तो अभी लंबा चल रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1.5 साल, मतलब 20 महीने लगभग तकरीबन हो गए हैं इस युद्ध के, और लग रहा है कि अभी 1 साल और ये खिंच जाएगा, क्योंकि रशिया बहुत टेक्निकली आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन भी जिस तरीके से रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो भी काबिले तारीफ है, वो भी हाथ मानने को तैयार है। जी, तो अमेरिका कितनी और मदद कर पाएगा यूक्रेन की जेलेंस्की की? देखिए, इन्होंने सारा अपना एक तरीके से कह सकते हैं वो भरोसा जो है इस काउंटर ऑफेंसिव पे लगाया था, वो काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुकी है। तो अब अमेरिका को भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, या बाकी जो नाटो के ममालिक हैं वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, उनको ये बताने में परेशानी हो रही है कि ये तो बॉटमलेस पिट है, इसमें तो पैसा आप डालते जा रहे हैं और इसका कोई मिलिट्री यानी जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा। तो बहुत मुश्किल है अपने ऑडियंस को कन्विंस करना, उनको वोटर्स को कन्विंस करना, स्पेशली अमेरिका में इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, कि और पैसा जो है आप यूक्रेन को प्रोवाइड करें। तो अंदर अंदर अब बेसिकली एक तैयारी जो है यूरोप में और अमेरिका दोनों जगह ये चल रही है कि अब इसका एक निगोशिएटेड सेटलमेंट किया जाए, लेकिन जेलेंस्की पर्सनली इसके लिए राजी नहीं है। तो अंदर से ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है किसी तरह जो यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को हेड जो हैं यानी ज़ुलुज़नी जो हैं, उनको चाह रहा है कि किसी तरह वो प्रेसिडेंट बन जाए जेलेंस्की को हटा के, एंड ही विल बी मोर डक्टाइल, मोर मेलिएबल टू अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट विद रशिया। लेकिन ऐसा लगता है, जो हम लोग इंटरनेशनल वायर्स या
खबरों सीरियन को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक ज़ेलेंस्की काफी पॉपुलर हैं यूक्रेन में, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है अभी तक। जाहिर सी बात है कि अगर आपका जो प्रेसिडेंट है, जो मुखिया है, उसके जो स्पीचेस होती हैं, तो उसका रवैया होता है वो काफी कारगर होता है। अभी तक यूक्रेन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लगता है कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में कि हारी हुई बाजी साबित हो सकता है या हो रही, जिस तरीके से उनका जो समर ऑफेंसिव है वो फेल हुआ है। तो ज़ेलेंस्की को हटा पाना कितना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की काफी पॉपुलर है। ज़ेलेंस्की काफी पॉपुलर हैं, और दूसरा ये कि ये जो एक कह सकते हैं कि चिमेड़ा क्रिएट किया गया कि हम रूस को हरा देंगे, वो जो आपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचा है, तो डोमेस्टिक ऑडियंस अभी उससे बाहर नहीं निकली है। उन्हें सही में अभी भी लगता है यूक्रेनियन ऑडियंस को कि वो सही में रूस को मिलिटरीली डिफीट दे देंगे यहाँ पे, जो पॉसिबल दिख नहीं रहा है। लेकिन अब सस्टेन्ड एक कैंपेन पिछले 1.5 महीने से वेस्टर्न मीडिया में चल रही है, जिसमें यूक्रेन के पैथेटिक मिलिट्री जो पोजीशन है उसको दर्शाया जा रहा है। ये पहले नहीं होता था, ये स्थिति पहले भी थी, लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता था। अब जो है वो लगातार वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और तमाम जो वेस्टर्न प्रेस हैं उसमें उसको दिखाया जा रहा है बार बार। तो इससे ये मुझे लग रहा है कि ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे उनको तैयार कर रहा है। स्पेशली मैं चाहूँगा कि ये अद्वीपका पे थोड़ा जूम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से उनका लास्ट स्टैंड है। ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा और जूम स्लाइटली और जूम करें जी। तो अब देखें, ये जो मैं लास्ट डिफेंस लाइन की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है, ये लास्ट डिफेंस लाइन की बात करूँ। डिफेंस लाइन देखें, ये जो डॉटेड पोजीशंस आपको देख रहे हैं, ये डिफेंस लाइन थी। आप देखें इस पर ये जो लाल है ये रसिया का कब्जा हो गया, यानी लास्ट डिफेंस लाइन जो है उसके आपने देखा 70% से ऊपर ये पूरा डिफेंस लाइन है। ये जो आप डॉटेड सब पे कब्जा हो चुका जी जी, सब पे रसिया कब्जा हो चुका है, बस सिर्फ एक, और ये जो एक शहर है अवदीव का, ये बचा हुआ है। अब आप देखें ये पिंसर मूवमेंट यहाँ पे रसिया ने बनाया है। पिंसर मूवमेंट कहते हैं जब आप दो तरीके से आप मैकेनाइज्ड पुश करते हैं। तो एक मैकेनाइज्ड पुश यहां से हुई है, एक मैकेनाइज्ड पुश आप देख रहे हैं यहां से हुई है। आइडिया ये है कि अगर इस शहर पे कब्जा कर लिया जाए, इस शहर की इंपॉर्टेंस ये है कि लास्ट फोर्टिफाइड सिटी लास्ट डिफेंस लाइन पे बची हुई है। इस शहर में अभी जो उनके बेस्ट ब्रिगेड है, यानी 47th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और 10th माउंटेन ब्रिगेड, ये दो जो मोस्ट जिसको कह सकते हैं वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड जो ब्रिगेड्स हैं यूक्रेन के, वो यहाँ फंसे हुए हैं। अगर रसिया की कोशिश की है कि ये पिंसर को यानी स्क्वाड्रन को क्लोज करे ताकि इनको पिन कर दे, इनको घेर ले एक तरीके से। जब ये आप देखें, ये डिस्टेंस आपको बड़ा दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, ये तकरीबन 8-9 किलोमीटर का बस डिस्टेंस बचा है। लेकिन आप देखें ये जो सप्लाई लाइन है, ये रोड देख रहे हैं आप, ये सप्लाई लाइन, इस पे ऑलरेडी रशिया का कब्जा हो चुका है, यानी देयर इज नो सप्लाई लाइन लेफ्ट। यानी अब आपको क्या है, आपको मिट्टी के रस्तों से और घास के रास्ते जाना पड़ेगा। जो ठंड शुरू हो गई तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो आइडिया ये है कि ये विद इन 1 मंथ मुझे लगता है कि अद्वीवका से उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो तकरीबन 47 से 48 हजार सैनिक जो हैं यहाँ पे घिर जाएंगे। तो ये उनका लास्ट बेट है। ये जैसे ही कोलैप्स होगा उसके बाद आप चर्चा जो है वो सुनने लगेंगे बड़े रूप में कि इसका निगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि अब मिलिटरली इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा। देखें यहाँ पे कोई फोर्टिफाइड पोजीशन नहीं है, आपने ये फोर्टिफाइड पोजीशन देखें, ये इसके पीछे आपको कहीं नजर नहीं आएगा। यहाँ से कीव तक कोई फोर्टिफाइड पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ कुमार शाही ने समझाया कि किस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, धीरे धीरे रशियन आर्मी आगे बढ़ रही है, और अमेरिका भी कब तक फंड और हथियार पहुंचा पाएगा, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को, और उनको भी अपनी आवाम को जवाब देना होगा। फिलहाल आज के द रेड माइक दुनिया शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम एक नए मुद्दे पर आपके बीच मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।